नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज का एक और भाग दौड़ बड़ा दिन बीत गया। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, थोड़ा सा रुलाकर और बहुत सारी मुस्कुराहट देकर, कुछ परेशान करके और कुछ खुश करके। लेकिन बीत गया। बीत गया मतलब गया। अब उस बीते दिन की चिंता छोड़कर समय है आराम करने का, मन को शांत करके शरीर को आराम देने का और आने वाले सुनहरे आशाओं से भरे दिन के लिए खुद को तैयार करने का। तो सबसे पहले कल के करने वाले सारे ज़रूरी काम एक पेपर पर लिख लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए, 3-4 गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में बैठे हैं। रंग बिरंगे फूल, ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही सुंदर दृश्य। बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। खूब ठंडी हवा चल रही है। अरे ये क्या, अचानक पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पक्षियों का एक झुंड आपके पास से उड़कर अपने घोंसले की तरफ जा रहा है, आराम करने। ठीक वैसे ही आपकी सारी चिंता, सारा तनाव, सारी परेशानियां उन पक्षियों की तरह उड़कर आपसे दूर जा रही हैं। आपने गौर किया, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए आपकी इसी मुस्कुराहट के साथ सुनते हैं आज की कहानी और चैन की नींद में खो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत के संघर्ष, कठिनाइयों और उसकी परिस्थितियों को बयान करती है जिसका डिवोर्स हो चुका है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त, जिसे कि लिखा है अल्पना मिश्रा जी ने। आज फिर सुबोधिनी को लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे पीछा कर रहा हो। वह और तेज चलने लगी। रिक्शा नहीं मिल रहा था। सुबह के 10 बजने वाले थे और धूप बहुत तीखी हो गई थी। रिक्शा मिल जाता तो समय से ऑफिस पहुंच जाती, वरना 5-10 मिनट देर हो सकती है। 2-3 ऑटो रिक्शा बगल से गुजरे, पर सुबोधिनी ने उन्हें हाथ देकर नहीं रोका। हाथ रिक्शा और ऑटो रिक्शा के किराए में जमीन आसमान का अंतर लगता था उसे। देर हो जाए तो ऑफिस में डांट सही जा सकती है, लेकिन ऑटो रिक्शा का किराया नहीं सहा जा सकता। उस समय हाथ रिक्शा की जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि पीछे कोई चल रहा था। चल नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। जब भी वह दफ्तर जाने के लिए पैदल निकलती, कोई उसका पीछा करने लगता। इससे वह लगातार भयभीत और परेशान बनी रहती। एक दिन उसने पीछा करने वाले आदमी को रोककर जोर से पूछा, आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन पूछने से पहले वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह आदमी तो उसका भूतपूर्व पति है। पूर्व पति ने गरज कर कहा, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। आशी, मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। लेकिन कानून का फैसला जो भी हो वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कानून की धमकी मत दो मुझे। कसम खाई है मैंने, जब तक बच्ची को तुमसे छीनकर अपनी अम्मा की गोद में नहीं डाल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी इस धमकी पर सुबोधिनी उखड़ गई। कैसे छीन लोगे, मैं भी देखती हूँ। मेरे पीछे आए तो ठीक नहीं होगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से और हम दोनों को चैन से जीने दो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इस लड़ाई झगड़े में सुबोधिनी को देर हो गई। दफ्तर पहुंचते ही हमेशा की तरह सामने की कुर्सी पर बैठे बड़े बाबू दिखाई दिए। जो भी दफ्तर में घुसता वह बड़े बाबू को इस कुर्सी पर बैठे देखता। बड़े बाबू की इस कुर्सी को पार करके ही अपनी जगह तक जाया जा सकता था। कुर्सी उस समय इतनी पर्वताकार लगती कि उसे पार करके अपनी कुर्सी तक पहुंचना दुनिया का सबसे कठिन काम लगता। बड़े बाबू थे भी ऐसे, लंबे चौड़े, खूब चौड़ी चपटी नाक और सिर के सारे बाल गायब।
उनका व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का भय पैदा करता था। मुझे देखते ही बड़े बाबू चिल्लाए, ये है मैडम आपके दफ्तर आने का समय, घड़ी देखिए, घर बना रखा है इसे, जब मन करेगा तब आएंगी मैडम। रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने दूंगा, आधे दिन की छुट्टी लगाइए। बड़े बाबू का चिल्लाना कुछ अलग तरह का चिल्लाना होता था। उनकी आवाज कौवे की आवाज जैसी तीखी, रूखी और नाक से निकलती हुई सी होती थी। उनके वाक्य के आखिरी में कौवे की काव काव की तरह हाव हाव या काव काव जैसा कुछ ध्वनित होता था। इसलिए जब उन्होंने कहा आधे दिन की छुट्टी लगा लिए, तब उसके पीछे लगाइए हाव जैसा ध्वनित हुआ, जो उस किसी को भी अनिश्चय में डाल देता जो बड़े बाबू को नहीं जानता था। हाव हाँ या ना जैसा ध्वनित हो जाता। सुबोधिनी को यहाँ कुछ ही दिन हुए थे। वह घबरा कर बोली, नहीं सर, सॉरी सर। देखा देखा, विक्टोरिया महारानी 1 घंटा लेट आएंगी और छुट्टी भी नहीं लेंगी। बड़े बाबू पलट कर चीखते हुए गए और उपस्थिति को रजिस्टर को झपट कर उठा लाए। नए नए आए लोगों का तरीका तो देखो, हाउ। बड़े बाबू थोड़ा रुक गए, फिर बोले, आधे दिन की छुट्टी नहीं लेंगी तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस बार सुबोधिनी ने सावधानी से कहा, हाँ ठीक है, आधे दिन की ही दे दीजिए। इसके आगे उसकी हिम्मत नहीं रह गई। आधे दिन की तनख्वाह के जाने की तकलीफ भीतर ही भीतर सहन कर गई। बड़े बाबू ने रजिस्टर उसकी तरफ फेंक दिया। रजिस्टर धपाक की आवाज के साथ मेज पर और सुबोधिनी के आधे दिन की तनख्वाह पर, दोनों पर एक साथ गिरा। सुबोधिनी धीरे धीरे चलकर अपने हिस्से की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी बगल की कुर्सी में गोपाल बाबू की कुर्सी थी। गोपाल बाबू उम्र में उससे बड़े थे, रहे होंगे कोई 40 के करीब, पर वे अपने को 40 के करीब मानते कहाँ थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए रह रहकर अपने बालों को संवारा करते थे। बात करते करते बीच में कोई रस भरी बात चल निकलने पर हल्का सा लजा जाते थे। कान लाल हो उठते थे उनके, पर ऐसा नहीं था कि वे रस भरी बातों से बचते थे, बल्कि वे तो कहीं न कहीं से इन्हीं बातों को छेड़ छेड़ कर लजाते हुए आनंद उठाते थे। आंखों में अंजन नहीं लगाते थे, पर उनकी आंखें कजरारी लगती थी। अपने कुल हाव भाव में वे अपनी किशोरावस्था में ठहर गए थे। लोग उन्हें उनके पीठ पीछे गोपाल बाबू न कहकर छैला बाबू कहते थे। वे इस पीठ पीछे वाली बात को जानते थे और सामने कभी छैला शब्द निकल आने पर लजाते हुए आनंदित भी हो जाते थे। वही छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू सुबोधिनी की कुर्सी की बगल की कुर्सी में धंसे थे। पहुंचते ही लपक कर पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी थी? अब आज फिर देर हो गई तो क्या करें? सुबोधिनी इनसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। अभी 1-2 दिन पहले ही उसने अपने लिए दफ्तर में किसी को कहते सुना था, आदमी ने छोड़ दिया है बेचारी को, जबकि असलियत में उससे तंग आकर उसी को मैंने खुद छोड़ दिया था। ज्यादा रुखरा रोएगी तो अगले दिन से कई जगह उसी का नाम सुनाई देगा, जैसा कि टीना का नाम बाथरूम की दीवारों तक पर लिखा दिखता था। थक हारकर टीना ने यहाँ से ट्रांसफर ही ले लिया था, लेकिन आदमी भागकर जाएगा कहाँ तक? आदमी नहीं, औरत भागकर जाएगी ही कहाँ तक? बड़े बाबू तो जल्लाद हैं, छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू ने धीरे से कहा। अपनी परेशानी मुझसे कहिए मैडम, मन की बात कह लेने से मन हल्का हो जाता है। छैला बाबू ने और भी मुलायम लहजे में लजाते हुए कहा। वही रोज की कहानी। सुबोधिनी को उनके स्वर का मुलायमपन भला लगा। वैसे आपका नाम है बड़ा सुंदर, सुबोधिनी, क्या मतलब होता है इसका? यह कहकर वे मुस्कुराते रहने वाले अपने स्थायी भाव के साथ और लजा गए। उनके कान लाल हो गए और उनका मन आनंदित हो उठा। इस पर सुबोधिनी, जो पल भर पहले अपना दुख कह देने को आतुर हो गई थी, चौंक गई। रोज ये आदमी इसी तरह की बातें करता है। इसने यहाँ जीना मुहाल किया है और उस बड़े बाबू ने उधर।
वैसे आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, शादी जल्दी ही हो गई ना आपकी। छैला बाबू ने फिर से मुस्कुराते लजाते हुए कहा। सुबोधिनी ने अब कोई जवाब नहीं दिया। तब छैला बाबू ने और भी धीरे स्वर में कहा, बच्ची तो आपकी माँ के पास ही रहती है ना? यहाँ रह भी नहीं सकती है ना? आप डरती हैं, है ना? हैरान मत होइए, एक ही जगह काम करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना फर्ज ही है हमारा। फिर अकेले तो आपका मन लगता नहीं होगा, है ना? अकेला जीवन भी क्या है, कितना बोर हो जाती होगी आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोर नहीं होती, आप अपने काम से मतलब रखिए, झल्लाकर सुबोधिनी ने कहा और मुंह घुमाकर अपने काम में लग गई। लेकिन छैला बाबू ने बच्ची के दूर रहने के दर्द को खरोंच दिया था। वह अपनी 3 साल की बच्ची की कोमल मोहक शरारतों की याद में खोने लगी। तभी शर्मा जी कोई कागज का बंडल लिए खुद उनकी टेबल के सामने आकर बैठ गए। अरे शर्मा जी, आप खुद क्यों आए? चपरासी को कह देते, वो ये बंडल ले आता। अब इतनी सी दूरी के लिए चपरासी से क्या कहता? शर्मा जी ने अपने आने का तर्क रख ही दिया। आज फिर पीछा कर रहा था क्या? शर्मा जी ने कागज का बंडल रखने के बाद धीरे से पूछा। रोज की बात है, सुबोधिनी के चेहरे की झल्लाहट नहीं छिप पाई। जिस दिन वह पीछा नहीं करता उस दिन कोई और करता है। पता नहीं इनमें से कोई है या उसका कोई साथी मित्र, कौन है मुझे नहीं पता। उसने मन ही मन सोचा, आपकी भी मुसीबत ही मुसीबत है मैडम, बहुत सहन करती हैं आप, लेकिन ईश्वर कष्ट देता है तो उसे सहन करने की ताकत भी देता है। कहकर शर्मा जी ने अपने गले में पहने काले धागे में बंधे शंकर जी के नग वाले लॉकेट को छुआ। दिमाग में टेंशन ना रखी, ईश्वर सब ठीक करेगा, कहकर शर्मा जी ने बड़े दुलार से भरकर उसके हाथ को सहलाना चाहा, लेकिन जी कहकर उसने अपना हाथ फटाफट पीछे हटा लिया। शर्मा जी जब भी सांत्वना से भर उठते तो महिला कर्मचारियों के हाथ सहलाने लगते और द्रवित होकर पीठ थपथपाते और उससे भी ज्यादा पिघलने पर सिर से पीठ तक सहलाते हुए हृदय से ही लगा लेते। यद्यपि वे अपने बुजुर्ग होने की आड़ बराबर बनाए रखते, तब भी उनके हाव भाव में कुछ ऐसा होता जिससे महिला कर्मचारी उनसे दूर ही भागती। शर्मा जी को ईश्वर पर अगाध आस्था थी, इतनी कि वे तमाम फाइलें ईश्वर के भरोसे रख देते थे। फिर ईश्वर कोई चमत्कार करता था और फाइलों को खिसकाने का इंतजाम हो ही जाता था। कोई ना कोई इतना मजबूर होकर आता और फाइल पर वजन रखने को तैयार हो जाता। जो मजबूर होकर आता था उसका ईश्वर पता नहीं कहाँ होता था। इसलिए ईश्वर के सब ठीक कर देने वाली बात पर सुबोधिनी को भरोसा नहीं था। अपने तलाक की लड़ाई में उसने इसे साफ तौर पर देख लिया था। वह अगले दिन सोकर उठी और रोजाना के अभ्यासवश अनमने से अखबार पलटा। अखबार मकान मालिक का होता था, पर जिस तरह वह आता, पहले सुबोधिनी के दरवाजे पर गिरता, बाद में सीढ़ियों से उतरकर मकान मालिक का लड़का आता और अखबार ले जाता। कभी सुबोधिनी उसके आने से पहले ही अखबार सीढ़ी पर रख देती या ऊपर जाकर दे आती और अखबार देते हुए मकान की एक आध परेशानियां भी मकान मालिक के सामने कह आती। मकान मालिक को अखबार के दे देने से पहले सुबोधिनी उसे जल्दी जल्दी खोलकर खबरों के शीर्षक देख लेती और उसी आधार पर दुनिया को जान लेने के अपने भ्रम को बनाए रखती। आज क्या हुआ कि उसने अभ्यासवश अखबार खोला और जल्दी जल्दी खबरों पर नजर डाल रही थी कि एक खबर ने उसे रोक लिया। वह उसे विस्तार में पढ़ने लग गई और इस तरह अखबार मकान मालिक को दे देने में देर होती चली गई। खबर थी कि अमेरिका में बच्चे की कस्टडी को लेकर हुए झगड़े में पति ने पत्नी को गोली ही मार दी। सुबोधिनी इस खबर से भीतर तक दहल गई। यहाँ तो आए दिन की ही बात है। पति अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट देता है, मिट्टी का तेल डालकर जला देता है, जमीन में गाड़ देता है, कमरे में बंद करके पीटता है, खुले आम भी पीटता है। खाना पीना कभी भी बंद किया जा सकता है। कभी वह मन ही मन सोचती थी कि तलाक का कानून अच्छा बन गया है, कम से कम औरतें
जीवन भर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के लिए मजबूर तो नहीं रहेंगी। लेकिन हकीकत क्या है? तलाक हो जाए तो भी चैन की सांस नहीं मिल सकती। तलाक मतलब जीवन भर की दुश्मनी। इतने में मकान मालिक का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और सुबोधनी के हाथ से अखबार को लगभग छीनते हुए बोला, हमारे घर का न्यूज़पेपर है, और कहता हुआ चला गया। सुबोधनी इस तरह अखबार छीने जाने से आहत हो उठी थी। मकान मालिक और किराएदार के भेद को वह जानती थी, इसलिए मुड़कर अपने दरवाजे के भीतर चली गई और अपनी दिनचर्या में लग गई। लेकिन उस खबर ने उसे चैन ना लेने दिया। वह कभी खबर के बारे में सोचती, कभी विदेशों में औरतों की स्थिति के बारे में, कभी हिंदुस्तान के बारे में सोचती तो कभी अपनी खुद की स्थिति के बारे में। रह रहकर बच्चे के बारे में भी सोचती, जो भावी पीढ़ी के रूप में झपट कर अपनी चीज की पहचान करता चला गया था। इस सभी में घबराती घबराती सुबोधनी रिक्शा खोजती दफ्तर के लिए जा रही थी कि फिर वो दिख गया। वो वही उसका भूतपूर्व पति। वह तेज चलती और वह जितना तेज चलती भूतपूर्व पति भी उतना ही तेज पीछे आता। सज धज के कहाँ चली? आशिकों से मिलने। उसने फिक्रे कसने शुरू किए। फिर अचानक आगे से बढ़कर सुबोधिनी ने उसकी बाह पकड़ ली। वह बोला, क्या समझती है तू अपने को? देख मैं तेरी कैसी गत बनाता हूँ। कोर्ट कचहरी करेगी तू मेरे साथ, औलाद छीनेगी मेरी। भूतपूर्व पति का ये कहना था कि सुबोधिनी भी आपे से बाहर हो गई। तेरी इतनी हिम्मत? उसने चप्पल निकाला और लपकी। आदमी ने पीछे हंसते हुए उसकी चोटी पकड़कर खींची। सुबोधिनी गिरते गिरते बची। मारपीट गाली गलौच बढ़ गया। लोग इकट्ठा होने लगे। इतने में एक सिपाही ना जाने कहां से किस दिशा से अवतरित हो गया और झगड़ा छुड़ाकर थाने ले चलने की बात करने लगा। उसी समय ऑटो रिक्शा से बड़े बाबू उधर से गुजरे। अरे अपनी मैडम, उन्होंने इतनी हैरानी और इतने धीरे से कहा कि उनके वाक्य के अंत में निकलने वाले हाव की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। ऑटो उन्होंने रोक लिया और दौड़कर भीड़ के बीच पहुंच गए। सिपाही ने चलो थाने की गर्जना के साथ भूतपूर्व पति की बाह पकड़कर खींची। चलो मैडम, वहीं देखेंगे। तब उसने सुबोधिनी से कहा। सुबोधिनी की हालत अस्त व्यस्त थी। चेहरा लाल था, आंखें अंगारे बरसा रही थी। तभी बड़े बाबू ने कहा, ऑटो में चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुबोधिनी उस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। बेहद शर्मिंदगी की स्थिति से जूझते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, लेकिन सर। दफ्तर के लिए निकला था, फोन कर दूंगा वहां। मैं आपके साथ थाने चलता हूँ, आप चुपचाप बैठिए ऑटो में। बड़े बाबू का आना सुबोधिनी को किसी अपने के आ जाने जैसा लगा। पल भर में उसकी अंगारे बरसती आंखों में बरसाती नदी उमड़ आई। बड़े बाबू सुबोधिनी के साथ थाने पहुंचे। वहां सारी कार्यवाही में उन्होंने अपने बड़े अपनापन से सुबोधिनी का साथ दिया। अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सुबोधिनी को एक शिकायती पत्र लिखने की सलाह भी दी। सुबोधिनी को भी यह सलाह ठीक लगी। उसने शिकायती पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करवाई। उसके मन में बड़े बाबू की पुरानी छवि टूट रही थी। वे एक सहृदय सहयोगी व्यक्ति की तरह सामने खड़े थे। उसने भावुक होकर सोचा, बड़े बाबू का दिल और ही तरह का है, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से नर्म। फिर दोनों सारा पुलिस स्टेशन का काम निपटाकर कागजी कार्रवाई पूरी करके दफ्तर आए। बड़े बाबू ने ऐसा दिखाया जैसे वे सुबोधिनी को संभालते हुए साथ लेकर दफ्तर पहुंचे हों। सुबोधिनी को यह अच्छा नहीं लगा, यही पूरे दफ्तर के सामने उसका ऐसा दिखाना। लेकिन कृतज्ञतावश वह उसे नजरअंदाज कर गई। बड़े बाबू ताड़ गए। भावुक आदमी कमजोर हो जाता है। वे विजेता भाव से मन ही मन मुस्कुराए और ऊपर ऊपर से गंभीरता दिखाते रहे, लेकिन उनका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल गया था और आंखों में एक अनोखी ज्योति दिपदिपा रही थी। आप यहीं बैठिए। उन्होंने दफ्तर में घुसते ही सुबोधिनी के लिए अपनी कुर्सी के पास कुर्सी लगवाई।
जरा भागकर मैडम के लिए चाय ले आओ, मैडम थकी हुई है। उन्होंने तत्काल चपरासी को दौड़ाया। दफ्तर में सबकी नजरें उन पर थी। कुछ लोग उठकर पास चले आए थे। सबको बड़े बाबू के देर से आने का कारण पहले से ही पता था। बड़े बाबू ने फोन पर कहा था कि मैडम को उनकी मदद की दरकार है। कोई मदद मांगे तो वे मना नहीं कर सकते। और मैडम तो फिर अपने यहाँ की ठहरी। इतना पत्थर दिल भी नहीं है मेरा। इसी चक्कर में सुबह से दोपहर तक थाने में फंसे पड़े थे। अब चाहे सारा दिन ही क्यों ना स्वाहा करना पड़ता, मैडम की मदद तो करनी ही थी। यह कहकर बड़े बाबू ने फोन रख दिया। फोन पर आंख नहीं मारी थी, लेकिन सूचना लेने वाले क्लर्क को ऐसा आभास हुआ था कि उन्होंने आंख भी मारी है। इसलिए उसने आभासी सत्य को असली सत्य की तरह अपने अगल बगल बांट दिया था। बात में बिजली के करंट जैसा दम था। कई लोग जल भुन गए कि ऐसे मौके पर वे क्यों न गुजरे उस राह से। मौका गवा देने का गम छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू को भी था और शर्मा जी को भी। छैला बाबू ने तो कहा, मैं होता तो यह करता, वो करता, कहकर कुछ हद तक अपना गम भुलाने के लिए जमाने को सुना दिया था। पर शर्मा जी तो दबा ले गए थे। इसलिए बड़े बाबू के साथ सुबोधनी के दफ्तर में घुसते ही सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। जो लोग बड़े बाबू के इर्द गिर्द पहुंच गए थे, उन्हें सीधा सीधा संबोधित करके और बाकियों को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके बड़े बाबू ने वाक्य को संक्षेप के रूप में सुनाया। उस पर वाक्य पर पहुंचकर मौका वारदात को कैसे उन्होंने संभाल लिया, कैसे उन्होंने हालात को काबू किया और वो खुद हीरो बन गए थे। बड़े बाबू, आज तो आप बहुत समय पर पहुंच गए। पहले तो सुबोधिनी ने बड़ी कृतज्ञता और अपनेपन से कहा, लेकिन बड़े बाबू जिस तरह से वर्णन करते और बीच बीच में कहते, पूछिए इनसे, उससे सुबोधिनी एहसान के बोझ से दब उठती और बड़े बाबू की दया की मूर्ति और पर्वताकार हो उठती। सुबोधिनी और ज्यादा बेबस। मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया है, बस एक कुलीग होने का फर्ज निभाया है। मैडम चाय लीजिए आप और परेशान मत होइए, मैं हूं ना। बड़े बाबू ने अपने हाथ से चाय उन्हें पकड़ाई। उन्हें प्रेम पूर्वक निहार कर बड़े बाबू ने पुलकित भाव से कहा, आज की इनकी आधी छुट्टी मत लगाइए, बड़ी परेशानी में है मैडम। अब क्यों परेशान है मैडम? अरे छोड़िए, परेशानी लाद कर घूमने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ। कहीं कोई दिक्कत हुई थाने में, पूछिए इनसे। कल फिर चलिएगा मेरे साथ ही, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप मेरे साथ ही आए जाएं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कुछ छू सके या कुछ कह सके। अब से इनकी कुर्सी भी मेरे ही पास लगाइएगा। बड़े बाबू कभी दफ्तर को, कभी सुबोधनी को, कभी कुलीग को संबोधित करते। वे अभिभावक, प्रेमी, मालिक, बॉस, इन सब की मिली जुली बहुत सी भावनाओं के साथ कह जा रहे थे। जब सुबोधिनी उनके पास की कुर्सी से उठकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आज की आधे दिन की छुट्टी लगा दी है सर, उन्होंने वहीं से बड़े बाबू सहित पूरे दफ्तर को सुना दिया और अपनी मेज पर इकट्ठा हुए काम को देखने लगी। अरे, जब मैं साथ था तब काहे की आधे दिन की? आज तो माफ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, यहाँ बैठिए। बड़े बाबू कहते रहे, लेकिन वह नहीं उठी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की दूसरी कहानी है सयानी बुआ। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहां इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों, जो कि एक कायदे से बंधी, बिना रुकावट किए अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय, दूध, कॉफी सब होता। उसके बाद अनु को पढ़ाने के लिए बैठना होता। भाई साहब उसके बाद अखबार और ऑफिस की फाइलें देखा करते और साथ ही अनु को पढ़ाया करते। 9 बजते ही नहाना शुरू हो जाता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाना खाकर अपने काम पर जाओ। सयानी बुआ का वास्तव में नाम सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे,
सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य ही पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितना कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, जब तक वह इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता का रूप धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग कर बुआ जी की कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर रखते थे, जिसे सुनकर हम खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे अपने ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने प्यार से समझाकर, डांटकर मुझे राजी कर ही लिया। सच में राजी तो कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और बुआ जी के यहाँ पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने मेरा बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम सभी भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनके 5 वर्ष की पुत्री अनु। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और अपने आप को कितना काटना छांटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था बेचारी अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। ना बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं तो बुआ जी की गृहस्थी को जमे 15 साल बीत चुके थे, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हुआ हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से नौकर को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बहुत ही गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी, और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य ही हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर अनु का बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अनु तो एकदम पीली पड़ गई थी। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो कि उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह बुआ जी के डर से पीड़ित होकर
डर के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक समय हो सके उसे खुश रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, बस यही उसका इलाज है। सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। लेकिन अब भाई साहब के सामने एक बड़ी विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने और किसी की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर्स के सामने रख दी थी, तभी तो डॉक्टर्स ने कहा था कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, बड़ा झगड़ा किया, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर ही नहीं सकी। सो मन मारकर वहीं रही। जोर शोर से अनु के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के गर्म कपड़े की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो, यह फ्राक मत खो देना, मैंने इसकी सिलाई 7 रुपए दी है, और यह प्याले तो 50 रुपए का सेट है, तोड़ मत देना, वरना पूरे के पूरे 50 रुपए नुकसान हो जाएगा। और हाँ, ये गिलास जिसे तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो, यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं एक खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद अब वे अनु पर आई। वह किस दिन, किस समय क्या खाएगी, उसका मेन्यू बना दिया गया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने उन दोनों को ऐसा बांध दिया है कि वे बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कुछ कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी जरूर डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अनु को लेकर चले गए। जाते समय बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई नहीं, बहुत ही अनोखी बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा, वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का रोज पत्र आता था, जिसमें अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। बस पत्र की तारीख में अंतर रहता था, पर शायद सब में बात वही लिखी रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हो, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था कि मैं यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की सारी कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर रोई। सारी रात रोती रही और दुस्वप्न देखती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारीत्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती, उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है। कहते कहते उनकी आंखें गीली हो जाती और वे फूट फूट कर रोने पड़ती।
वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है और भाई साहब की आंखें भी लाल हैं। इतना कहकर वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अनु के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। आखिर एक दिन राहत का कुछ सांस लिया और नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से, कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर चुपचाप बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख मारकर रो पड़ी। मैं धक से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के सामने अनु की भोली सी, प्यारी सी, नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अनु संसार में नहीं? मैं तो सोच भी नहीं सकती यह सब कैसे हो गया। मैंने बड़े साहस के साथ भाई साहब का पत्र उठाया और पढ़ने लगी। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा ही। शायद इसी तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की माया से मोह रखना दुखों का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन का यह पहला अवसर था जब मैं किसी प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी, पर मेरी आंखें शब्दों को पार करते हुए जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी, जहां लिखा था, भाई साहब ने, धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे गलती से तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले, एक नहीं दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, उसकी तबीयत में काफी सुधार है। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रह गई, समझ ही नहीं पाई कि यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं आपको बता सकती, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी नहीं हंसी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।